पितामही विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुज्ञ श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हम जो चिंतन कर रहे हैं उसको कृति रूप देना भी हमारा प्राप्त क्रम है। तो हम शेष सत्रों में यह कृति रूप कैसा होगा इसका भी चिंतन करेंगे, इसकी कुछ योजना सुनेंगे। तो ये पितामही विद्यापीठ एक विद्यापीठ होगा। विद्यापीठ कहते ही वह यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। आज जब विद्यापीठ कहते हैं और उसे यूनिवर्सिटी के रूप में या विश्वविद्यालय के रूप में समझते हैं, तब उच्च शिक्षा का ही ध्यान आता है। इसमें हमारे आज के विश्वविद्यालयों में क्या होता है? तो सबसे पहले रिसर्च होता है, दूसरा युवा छात्रों को पढ़ाया जाता है। युवा छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या होता है? युवा छात्रों को शास्त्र पढ़ाया जाता है। ये तो शिक्षा शास्त्र का ही एक सिद्धांत है कि जब व्यक्ति 16 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद उसके लिए शास्त्र शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हमारे विश्वविद्यालयों में शास्त्रों की शिक्षा होना यह अपेक्षित है। और शास्त्रों की शिक्षा के लिए शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति ये भी आवश्यक है। और शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति करने के लिए शोध कार्य, अनुसंधान का कार्य यह भी स्वाभाविक है। तो हमारी उच्च शिक्षा की कल्पना ऐसी ही होती है। अब ये बात अलग है कि आज के विश्वविद्यालयों में ये स्वतंत्र चिंतन, मौलिक चिंतन, शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति ऐसे विषयों में कोई हाथ नहीं डाल रहा है। वो भी जानकारी ही है, वह भी रट्टेबाजी ही है, वह भी छोटी 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 बातों को बहुत बड़ा करना है, ऐसा सब चलता है। परंतु यह तो उसका दोष है, यह तो उसका कमीपना है, माने न्यूनता है। ये ठीक करना है। परंतु ठीक करने के बाद भी स्वरूप तो यही रहेगा कि शास्त्रीय अध्ययन करो, शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति करो और शोध और अनुसंधान करो, फिर उसके आधार पर ग्रंथों की रचना करो और उसका प्रकाशन करो, फिर उसका अध्ययन अध्यापन करो। तो ये आज के यूनिवर्सिटी का सही स्वरूप है। अब ये शास्त्र भी सही है, शिक्षा शास्त्र कि 16 वर्ष की आयु के बाद ऐसा ही करना होता है। और हमारे विश्वविद्यालय इस आयु के छात्रों के लिए है। परंतु पितामही विद्यापीठ या हम जिस व्यास विद्यापीठ और राम विद्यापीठ का चिंतन करते हैं, उसका स्वरूप इतना सीमित रखकर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? परापूर्व से जो व्यवस्था चलती आ रही है उसमें बदल करने की क्या आवश्यकता है? बदल करने की आवश्यकता इसलिए है कि उच्च शिक्षा, फिर ये माने युवाओं की शिक्षा, उससे पहले किशोरों की शिक्षा, उससे पहले बाल अवस्था के छात्रों की शिक्षा, उसके पूर्व शिशु शिक्षा, आज जिसको शिशु शिक्षा से युवा शिक्षा कहा जाता है या प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन कहा जाता है, उसमें सुसूत्रता रहनी चाहिए, उसका जीवन रस एक ही होना चाहिए। यह भी शिक्षा का सिद्धांत है। जब हम केवल युवाओं की शिक्षा के लिए ही विद्यापीठ बनाते हैं तो शेष तीनों उपेक्षित रह जाते हैं। ये समसंबंध और समरस संबंध, ये क्रमिकता का संबंध, क्रमिक होने पर भी वह एक ही एंटिटी है, ये बात आज दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमारे विद्यापीठों को
इसलिए हमारे विद्यापीठों को समग्र शिक्षा, भले ही फिर पितामही विद्यापीठ का अर्थात कुटुंब शिक्षा का एक आयाम हो, परंतु समग्रता में शिक्षा, इसका विचार तो करना होगा। इस 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 सूत्र को ध्यान में रखकर पितामही विद्यापीठ केवल अनुसंधान, शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति और शास्त्रीय अध्ययन अध्यापन तक सीमित नहीं रहेगा। वह तो कुटुंब की शिक्षा अगर ऐसा विषय है तो आजीवन शिक्षा में ही रूपांतरित होगा, और इसलिए गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये पितामही विद्यापीठ का एक आयाम हुआ। तो हम ऐसा विद्यापीठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहला आजीवन शिक्षा की व्यवस्था करना ये क्रम प्राप्त है। अब दूसरा, कुटुंब शिक्षा को लेकर विद्यापीठ होगा ऐसी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। मैंने हमारे देश में कुटुंब व्यवस्था तो गुरुकुल शुरू हुए उससे पूर्व से चलती आ रही है, और घर में ही पूरे जीवन की व्यवस्था होती आई है। सर्वसामान्य लोगों को अर्थार्जन करना है, अर्थात पैसा कमाना है, घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि कुटुंब का ही व्यवसाय होता है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो व्यवसाय सीखने के लिए और अर्थार्जन करने के लिए उसे बाहर नहीं जाना पड़ता, घर से बाहर किसी विद्यालय में नहीं जाना पड़ता, कुटुंब में ही वह सीखा जाता है। बिना पैसा खर्च किए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किए, बिना शासन प्रशासन की नियमावली बनाए हुए ये तो अर्थार्जन की और व्यवसाय की शिक्षा तो चलती ही है। स्वास्थ्य रक्षा पूरे कुटुंब में अपने आप सुरक्षित रहती है। माने ऐसा ही भोजन करो, ऐसा ही भोजन बनाओ, इसी प्रकार से दिनचर्या का पालन करो, इसी प्रकार से ऋतुचर्या का पालन करो, आहार विहार ठीक रखो, ये सारी बातें घर में ही देखी जाती है। इसके लिए भी बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो घर स्वास्थ्य की भी देखभाल करता है। नीति, सदाचार, चरित्र, अच्छी आदतें ये भी घर में ही होती हैं, जिसको आजकल मॉरल एजुकेशन कहते हैं, नीति नैतिक शिक्षा कहते हैं, वो भी घर में होती है। कुलाचार घर में ही सिखाए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रसूति तंत्र वो भी घर में ही देखा जाता है, कहीं पर भी हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो शरीर स्वास्थ्य और मन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य रक्षा और संस्कारों की रक्षा ये भी घर में ही होता है। विवाह करना है, संतानों का विवाह करना है और नई पीढ़ी में जीवन को संक्रांत करना है। कुटुंब के अलावा और किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ, कथा वार्ता में जाते हैं लोग, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, सामाजिक स्तर पर उत्सव मनाते हैं, परंतु उसके लिए बाहर शिक्षा के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो तो कुटुंब में अपने आप होता है, अपनी ही व्यवस्था से, अंतर्गत व्यवस्था से होता है। समाज में जो शिक्षा मिलती है उसके लिए भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती, कानून व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग नवरात्रि उत्सव के लिए साथ में आते हैं, लोग होली का उत्सव मनाते हैं, लोग दिवाली का उत्सव मनाते हैं, गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव मनाते हैं, लोग एक साथ मिलकर कावड़ यात्रा है, अन्य प्रकार की मेले हैं, यात्राएं हैं, दर्शन करने के लिए जाना, ये सब अपने आप अपनी व्यवस्था से करते हैं।
इसलिए इसके लिए कोई विद्यापीठ की रचना करनी पड़े, विद्यापीठ का संचालन करना पड़े, उसके लिए विद्यापीठ में होता है ऐसा शास्त्रों का अध्ययन करना पड़े, पाठ्यक्रम बनाना पड़े, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ऐसे विगत 100-200 वर्षों में या 1000 वर्ष पूर्व या 5000 वर्ष पूर्व ऐसे कुटुंब शिक्षा के लिए कोई विद्यालय होगा, विद्यापीठ होगा, ऐसी कुटुंब शास्त्र की रचना करनी होगी। कुटुंब शास्त्र सीखने के लिए, विवाह शास्त्र सीखने के लिए कोई पाठ्यक्रम चलेंगे और उनको बनाना भी पड़ेगा पाठ्यक्रमों को, इसके लिए ग्रंथ लिखने पड़ेंगे, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं। वो अपने आप ही समाज शास्त्र के अंतर्गत कुटुंब शास्त्र का विषय आता था, अपने आप आता था, और अनौपचारिक पद्धति से एक सामाजिक व्यवस्था के नाते, एक कुटुंब की व्यवस्था के नाते पूर्व पीढ़ी नई पीढ़ी को ये सब सिखाती थी। इसलिए पितामही विद्यापीठ अथवा कुटुंब विद्यापीठ ऐसी कोई संकल्पना पूर्व में तो कहीं दिखाई नहीं देती, परंतु आज इसकी आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि कुटुंब में इसकी व्यवस्था ही नहीं है। कुटुंब में कोई पूर्व पीढ़ी नई पीढ़ी का इस प्रकार का शिक्षक विद्यार्थी का संबंध ही नहीं रहा है। कुछ तो पूर्व पीढ़ी को हस्तांतरित करना होता है नई पीढ़ी को, ऐसी संकल्पना ही समाप्त हो गई है। सब सारी पूर्व पीढ़ी, नई पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी, इनका पीढ़ीगत संबंध कोई रहा ही नहीं है। विरासत संस्कारों की, संस्कृति की, धर्म की, कुलाचारों की, कुल परंपरा की विरासत होती है, यह भी विस्मृति में चला गया है। अरे मैं इस कुल का हूं, ऐसा भी लोग नहीं कहते हैं। गौरव की तो बात ही छोड़ो, परिचय भी नहीं देते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, ध्यान में भी आया होगा, आजकल लोग केवल अपना नाम बताते हैं। विशाल, ये नाम बताया, बाद में शास्त्री है कि जैन है कि पटेल है कि वैश्य है कि मोची है कि दर्जी है, ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बताते ही नहीं लोग। पिता का नाम भी लेते नहीं है, केवल अपना नाम लेते हैं। तो अपना नाम लेने के पीछे जानकारी में हो या जानकारी में न हो, जानबूझकर करते हो या जानबूझकर न करते हो, प्रवाहपतित होकर करते हो, व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, कुटुंब के संबंध नहीं। मेरा पिता कौन है मुझे बताने की क्या आवश्यकता है, हूं नहीं इतना पर्याप्त। अरे मैं वैद्य परिवार का हूँ, कहने की क्या आवश्यकता है। मैं वैद्य का व्यवसाय तो करता नहीं हूँ, मुझे वैद्य, मेरे गुण नहीं है और मुझे आवश्यकता भी नहीं लगती है। मैं तो इंजीनियर हूँ या मैं तो व्यापारी हूँ, मुझे वैद्य सरनेम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाति दिखाने की क्यों आवश्यकता है। अभी तो जाति विहीन समाज रचना करना है, जातियों के भेद ही मिटाना है, तो मुझे मेरी जाति या वर्ण बताने की क्या आवश्यकता है। ऐसा कहकर आजकल लोग केवल अपना नाम बताते हैं। हमारी परंपरा में तो अपने कुल का नाम, अपने पितामह का नाम, अपने पिता का नाम और फिर अपना नाम, फिर अपना गोत्र, अपना कुल, अपना देश माने अपना स्थान, कि गुजराती है, मराठी है, ये भी बताना। भारद्वाज गोत्र का हूं, भारद्वाज गोत्रोत्पन्न, ऐसा करके वैद्य कुलोयम, ऐसा कुल बताकर फिर इस पितामह का, इस पितामह का पौत्र, इस पिता का पुत्र,
ऐसा मेरा नाम अंत में बताकर इस प्रकार से देश और काल और कुल इन सब का परिचय में समावेश करना ये हमारी परंपरा रही है, परंतु आज तो वो भी नहीं है। आज कुटुंब के सदस्य के नाते अपना परिचय और कुटुंब के सदस्य के नाते कुछ सीखना, कुछ कर्तव्य को ध्यान में रखकर उस कर्तव्य को निभाने के लायक बनना, ये संकल्पना कुटुंब में भी नहीं रही है, समाज में भी नहीं रही है और शासन प्रशासन की व्यवस्था में भी नहीं रही है। इतना बड़ा आघात हमारी समाज व्यवस्था पर, हमारी कुटुंब व्यवस्था पर और हमारी विचार पद्धति पर यूरोप और अमेरिका का हुआ है, अब्राहमिक थिंकिंग का हुआ है। इसलिए कुटुंब को तो हमने बिल्कुल ही उपेक्षित कर दिया, साथ में जीना ये संकल्पना ही नहीं रही। क्या आवश्यकता है अपना स्वतंत्र कुटुंब बनाना अपना। अभी मैं एक आईआईटी में गई थी, आईआईटी में प्रोफेसर ऐसी एक बहन, बहुत दिनों से उनका संपर्क नहीं हो रहा था, फोन बंद आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हुआ, आपका फोन क्यों नहीं लगता था। तो उन्होंने कहा कि मैं यूएस गई थी। क्यों? अपनी बेटी की प्रसूति के लिए। तो मैंने सहज पूछा कि फिर साहब भी साथ में आए होंगे, आप दोनों गए होंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, आई बिलोंग टू द इंडिपेंडेंट फैमिली, मैं स्वतंत्र कुटुंब की सदस्य हूँ। क्या मतलब है? वह अकेली रहती है, पति के साथ नहीं रहती, घर में पुत्र पुत्र वधु भी नहीं है, केवल एक बेटी है, वो अमेरिका में है, तो वो अकेली रहती है। अकेली वन पर्सन फैमिली इज इंडिपेंडेंट फैमिली। वो तो फैमिली ही नहीं है, फैमिली कभी एक से होता ही नहीं है। फैमिली तो एक दो लोग जब एक बनते हैं तब होती है शुरुआत। तो ये ध्यान में ही नहीं है। इंडिपेंडेंट फैमिली, वन पर्सन फैमिली, ये संकल्पना फैमिली के अर्थ को ही नष्ट कर देता है। ऐसा फैमिली का अर्थ ही नहीं है, कुटुंब का अर्थ ही नहीं है ये। तो ये बात हम विस्मृति में चली गई कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत पहचान के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण पहचान कुटुंब की होती है, कौटुंबिक होती है। क्या मतलब है? मैं यदि मेरी व्यक्तिगत पहचान दूं तो मैं क्या कहूंगी? मेरा नाम ये है, मैं इतनी आयु की हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं इस संस्था में काम करती हूँ, मैं शांत स्वभाव की हूँ या क्रोधी स्वभाव की हूँ, मुझे ये खान पान अच्छा लगता है, मुझे घूमने जाना अच्छा लगता है। वो मैं करके इतना परिचय तो मैं दे सकती हूँ, परंतु इतना परिचय पर्याप्त नहीं है। मैं जिस कुटुंब में रहती हूँ उस कुटुंब के संदर्भ का मेरा परिचय है। मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की पुत्री हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का दादा हूँ, दादी हूँ, मैं किसी का बहनोई हूँ, मैं किसी की भाभी हूँ, मैं किसी का देवर हूँ। ये पहचान तो होती ही है, और यह पहचान अपने के अलावा और किसी के हुए बिना नहीं होती। मुझे अपने आप को पति कहना है तो पत्नी चाहिए तभी मैं पति हूँ। मैं अपने आप को पिता कहना चाहता हूँ तो पुत्र या पुत्री चाहिए तब मैं पिता हूँ।
मैं पौत्र हूं तो कोई पितामह चाहिए तभी मैं पौत्र हूं। ऐसे के ऐसे तो पुत्र होता ही नहीं है, ऐसे के ऐसे तो पौत्र होता ही नहीं है। अपने आप में कोई बहन नहीं होता, अपने आप में कोई भाई नहीं होता, अपने आप में कोई चाचा मामा नहीं होता, अपने आप में कोई चचेरा भाई ममेरा भाई नहीं होता। ये कुटुंब की पहचान होती है। इसके बिना कोई अपने जीवन की कल्पना कैसे कर सकता है? क्या अकेला एक तंबू जैसा ही रहेगा क्या? और सारे समाज में ऐसे अकेले 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 व्यक्ति रहेंगे क्या? तो समाज ही नहीं बनेगा। मैंने आगे विवाह भी नहीं होगा और आगे धारा चलेगी ही नहीं। तो कुटुंब का परिचय, कौटुंबिक परिचय अत्यंत महत्वपूर्ण है पूरे समाज जीवन के धारणा के लिए, उसको संभव बनाने के लिए ये कुटुंब व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। परंतु आज वह उपेक्षित हो गई है। इस बात का तो कोई किसी को ध्यान ही नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। अपने आप विवाह के उद्देश्य बदल गए, विवाह का परिणाम बदल गया। माने बच्चे होना ये विवाह करने की बाय प्रोडक्ट है। अब विवाह किया तो होंगे ही ना। अब बहुत ध्यान भी रखते हैं लोग कि नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, विवाह करना है लेकिन बच्चे नहीं चाहिए। ये भी होने लगा है। क्यों? क्योंकि विवाह का उद्देश्य बदल गया, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बने रहने की आवश्यकता है, इसके लिए विवाह किया जाता है। पितृ ऋण से ऋण होने के लिए विवाह किया जाता है। ये बात बदल गई। ये बात इस बात को छोड़ दिया गया और केवल काम सुख के लिए विवाह करना अनिवार्य है। इसलिए विवाह करना, फिर इसको करार के रूप में देखना, बच्चे की अपेक्षा नहीं होना। अब एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली बच्चे हो ही जाते हैं तो उसके भी कानून बने कि हाँ ठीक है 16 वर्ष के होने तक तो उसकी देखभाल करेंगे। और अब सरकार ने व्यवस्था कर दी कि बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के संगोपन के लिए पैसा भी सरकार ही देगी। तो ये सारा बदल गया क्योंकि हमने हमारी परंपरा की, हमारी व्यवस्था की उपेक्षा की, तो दूसरी व्यवस्था इसके ऊपर चढ़ बैठी और हम न रहकर वे बन गए। ऐसा हुआ तो कुटुंब जीवन को उपेक्षित कर दिया। कुटुंब के संबंध में जो विचार प्रणाली है, जो व्यवस्था प्रणाली है, वो अपने आप में जो चलती है वो चलती है, बाकी हम कुछ करते नहीं है इसके लिए। वास्तव में पूर्व में ये ध्यान रखा जाता था, इस बात को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था कि हर बालिका को अच्छी स्त्री बनना है और स्त्री को पत्नी बनना ही है। पत्नी नहीं बनना, या बालक युवक कहेगा कि मुझे पति नहीं बनना है, मैंने विवाह नहीं करना है, इसको कोई मान्य ही नहीं रखता था। हाँ, सन्यासी बनना है, छोड़ दो, विवाह किया है तो छोड़ दो। समर्थ रामदास पलायन कर दिया, संसारी नहीं रहना, सन्यासी बनना है। सन्यासी बनना ये करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, मौज मजा करूंगा, स्वतंत्र रूप से ऐश करूंगा, विवाह नहीं करवाते। पर कौन झंझट करे? विवाह नहीं करूंगी, कौन झंझट करे? मान तुम्हें तो नहीं था, मान्य ही नहीं। तो अच्छी पत्नी और अच्छा पति बनना है, और पति पत्नी बनकर मैं घर नहीं चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगी ये भी मान्य नहीं था। अरे मान्य नहीं था, नहीं, ये तो स्वाभाविक था। अरे घर नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे, और हम घर नहीं चलाएंगे तो कौन घर चलाएगा? तो ये तो मान्य ही नहीं था और किसी की कल्पना में भी नहीं आता था। और अब पति पत्नी बने तो माता पिता तो बनना ही है ना। माता पिता नहीं बनना ये कितना बड़ा दोष माना जाता था। किसी को बांझ कहना, कि किसी ने बांझ रहना, ये कितना बड़ा दोष है।
कितना बड़ा गाली है, कितनी बड़ी गाली है, कितनी बड़ी नामोशी है। ये समाज में प्रचलित था, माने स्वीकृत है कि माता पिता तो बनना ही है। और 2 4 5 बच्चे नहीं हुए तो क्या गृहस्थी हुई फिर, ये भी प्रचलित था। अब माता पिता बनना है तो गृह संचालन के अधिकार भी लेने ही है, दायित्व भी निभानी ही है, और इसी प्रकार से दादा दादी भी बनना ही है। ये तो एक जीवन का क्रम है और स्वाभाविक क्रम है। और उसी स्वाभाविक क्रम के साथ साथ आयु के अनुसार, आयु की अवस्था के अनुसार वृत्ति परिवर्तन भी होना है। वृत्ति माने मनोवृत्ति का परिवर्तन भी जैसे जैसे होता है, शारीरिक आयु बढ़ने के साथ साथ मानस परिवर्तन जो होता है, बुद्धि में अधिक स्थिरता आती है, उसका समायोजन करो। इसलिए अवस्था के साथ साथ आश्रमों को जोड़ा, माने गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम को जोड़ा, कुटुंब और समाज को जोड़ा, कुटुंब और व्यवसाय को एक साथ किया। ये कुटुंब नामक ये जो संस्था थी, समाज संस्था का एक यूनिट बनकर अपने आप में एक धर्म की व्यवस्था में उसका पोषण होता था, वैसा आज नहीं रहा, उसका पोषण नहीं होता है। अब कौन करेगा, कौन करेगा, कौन? ये यूनिवर्सिटी ध्यान नहीं देती, धर्माचार्य ध्यान नहीं देते। आजकल धर्म ने शासन करना चाहिए समाज का, ये धर्माचार्यों को भी नहीं लगता और समाज के लोगों को भी नहीं लगता, क्योंकि शासन करना किसका काम है? राज्य का, सरकार का काम है। वो शासन क्या है? न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था, कर व्यवस्था और कानून व्यवस्था, यही शासन का काम है। सीमा पर राष्ट्र का आक्रमण होता है तो देश की रक्षा करना, ये शासन का काम है। और तो कोई काम शासन का, धर्म सिखाना ये शासन का काम नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, परंतु पहले शासन का काम इतना होता था तो समाज को धर्म और संस्कृति के शासन में रखना, ऐसा शासन चलाना, ये धर्माचार्यों का काम होता था। और धर्माचार्यों के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था होती थी। तो ये सारे मूल्य समाज शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, मनोविज्ञान में, शरीर विज्ञान में, आयुर्वेद में, योग में पढ़ाए जाते थे। वो कुटुंब में जो आयु की अवस्था के अनुसार विकास होता है, उस समय जो जो भी आवश्यक है समाज धारणा के लिए, कुटुंब की धारणा होनी चाहिए, यह जो आवश्यकता है उसे विद्यापीठ या छोटे छोटे विद्यालय भी पढ़ाते थे। माने अपने समग्र पाठ्यक्रम में, समग्र पाठ्यचर्या में इस विषय का समावेश अपने आप हो जाता था, क्योंकि धर्माचार्य और ज्ञान के आचार्य दोनों ही एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे। जो ज्ञान देते थे वे धर्म जानते थे, जो धर्म जानते थे वो ज्ञान व्यवस्था कैसी होगी ये भी जानते थे। और दोनों मिलकर इस संपूर्ण समाज को और समाज की एक इकाई के रूप में कुटुंब को किस प्रकार से धर्म संस्कृति के मार्ग से च्युत नहीं होने देना और अर्थार्जन भी करना, सुखोपभोग भी करना और धर्म की रक्षा करना, संस्कृति का अनुसरण करना, ये सारा ऐसा इंटीग्रल वे में, सारा ऐसा एक साथ चले, इसके लिए समाज का संविधान होता था। ये अंडरलाइन द स्टेटमेंट, जैसे राज्य का संविधान होता है वैसे समाज का संविधान होता है। और समाज के संविधान के रचनाकार धर्माचार्य और ज्ञानाचार्य होते हैं। धर्माचार्य ये संविधान के निर्माता होते हैं और ज्ञानाचार्य
इस संविधान को लागू करने और करवाने वाले होते हैं। ये धर्म का संविधान है, वो शासन का संविधान है। ये धर्म का शासन है, वह न्याय का शासन है। ऐसे समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक राज्य शासन व्यवस्था भी चलती थी। और इस कारण से कुटुंब जीवन के लिए या इस प्रकार के समाज जीवन के लिए अलग से विद्यापीठ नहीं चलाने पड़ते थे, अलग से विद्यालय नहीं चलाने पड़ते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कुटुंब का संचालन करते हैं तो घर के लोग मिलकर ही कहते करते हैं, तो क्या किसी को विवाह करने से पहले भोजन बनाने के क्लासेस अटेंड करके वहां से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा? ये कल्पना कर सकते हैं क्या? क्या झाड़ू पोंछा कैसे लगाया जाता है, इसकी कोई कार्यशालाएं होंगी क्या? नहीं होंगी। क्या घर में आए मेहमानों का सत्कार कैसे करना, सेवा कैसे करना, ये क्या किसी विद्यालय में जाकर, कोचिंग क्लासेस में जाकर सीखना पड़ता था क्या? नहीं सीखना पड़ता था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इसके क्या व्याख्यान मालाएं होती थी? नहीं होती थी। वो तो गुरुकुल में समावर्तन संस्कार के समय अनुशासन दिया जाता था। तुम पढ़कर अभी गृहस्थी में जा रहे हो तो पहला सिद्धांत तुम्हारा है सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये तो विद्यालय के में अध्ययन पूर्ण करने के साथ साथ याद करवाया जाता था। ये तुम्हारे लिए अनुशासन है, ऐसा सिखाया जाता था। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इंटरवोवन है, ये अनुस्यूत है, ये ओतप्रोत है सारी व्यवस्थाओं में। और इसलिए अलग से विद्यापीठ की कल्पना आज तक कहीं करने की आवश्यकता नहीं रही। और अब आवश्यकता है तो कोई परंपरा नहीं होने के कारण से ये इसकी आवश्यकता है, ऐसा भी किसी के ध्यान में नहीं आता। जो सुज्ञ है, समझदार है, वे चिंता तो अवश्य करते हैं। अरे कहाँ क्या आजकल लड़कियां कैसी हो गई है, विवाह नहीं करना है। आजकल लड़के कैसे हो गए हैं, बड़ों के साथ रहना नहीं चाहते हैं। आजकल तो कैसा हो गया है, वृद्ध भी वानप्रस्थी होना नहीं चाहता है। हम चिंता करते हैं, शिकायतें भी करते हैं, दुख भी व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या करना ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ऐसी परंपरा ही नहीं रही है। और जो व्यवस्था इंटरवोवन थी, अंदर अनुस्यूत थी, ओतप्रोत थी, वह व्यवस्था सारी पलट गई है। क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन संकल्पना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, हम आक्रांत हो गए हैं। और यूनिवर्सिटीज इसका एक माध्यम बनी है कि वहां भी ये सब सिखाया जाता है। तो वो परंपरा सुरक्षित तो नहीं रही, व्यवस्था सुरक्षित तो नहीं रही, उल्टी व्यवस्थाएं, विपरीत व्यवस्थाएं छा गई। इसलिए हमारा मानस बदल गया, इसलिए हमारी जानकारी नष्ट हो गई, इसलिए हमारा शिक्षण रुक गया, इसलिए हमारा शिक्षण विपरीत हो गया, हम उल्टा सीखने लगे। और इसके लिए कौटुंबिक आइडेंटिटी ही नहीं चाहिए, ऐसा कहने लगे। भले ही हम किसी पिता माता के पुत्र पुत्री हैं, तो भी हमें समाज में ये परिचय बताने की आवश्यकता नहीं। हम इस कुल के हैं, ये कुल के तो होंगे ही ना, नहीं तो जन्म ही कैसे होगा। परंतु ये बताने की आवश्यकता नहीं। न केवल बताने की आवश्यकता नहीं, उसके अनुसार कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा हमारा व्यवसाय परिवर्तन भी हो गया। व्यवसायों की परंपरा ही नहीं रही,
तो हमने उसके अनुसार अर्थार्जन करना छोड़ दिया, शिक्षा प्राप्त करना छोड़ दिया। आज तो वर्ण और जाति का उल्लेख करके शिक्षा और व्यवसाय की बात करना, आचार और व्यवहार की विचार की बात करना, वाणी विचार व्यवहार वर्ण कुल जाति इन सबका एक साथ विचार करना, एक साथ बात करना, यही अपराध हो गया है। यही ये कर ही नहीं सकते। एकदम आलोचना, एकदम आघात, एकदम आक्रमण ऐसा होगा तो हमने परिस्थिति को एकदम अनवस्थ बना दिया है। आज क्या हम कह सकते हैं, अरे तुम ब्राह्मण के बेटे हो और बाटा की दुकान में काम करते हो, कोई कह ही नहीं, अरे तो क्या हो गया, ब्राह्मण ब्राह्मण करके मोची नहीं बनना, इसमें क्या हो गया, पैसे के लिए तो कुछ भी किया जाता है, वो क्या ब्राह्मणत्व है। अरे तुम कृषक के किसान के बेटे हो और खेती नहीं करोगे, नहीं करेंगे क्यों, हमें नहीं करनी खेती, वो हमें श्रम नहीं करना, हमें वो झंझट नहीं करना, हमको आधुनिक बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको तो व्यापार करना है। कैसे व्यापार कर सकते हो, अरे तुम्हारी कृषि का क्या होगा, वो जिसको करना है करेंगे, करवाएंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ, तो कृषि अपने व्यवसाय को करना, इसके लिए भी कुल की, माता पिता की, व्यवसाय की, कुटुंब की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा सारा हमने अनवस्थ कर दिया सब कुछ। ऐसी स्थिति में हमें इसके लिए व्यवस्थित प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी, और ऐसा व्यवस्थित प्रयास ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में करना है तो धर्माचार्य और ज्ञानाचार्य दोनों को साथ में आना होगा। अकेले धर्माचार्य परंपरा बनाएंगे, धर्माचार्य व्यवस्था बताएंगे, ये विद्यालय नहीं चला सकते। विद्यालय चलाना, इसके लिए व्यवस्था निर्माण करना, इसके लिए उसको कृति रूप देना, ये तो विद्यालयों का काम है, ये आचार्यों का काम है, ज्ञानाचार्यों का काम है। इसलिए आज हमें पुनः विद्यापीठ की स्थापना करनी होगी, उपाय तो करना है ना। तो आज तक ऐसे संस्थागत कुटुंब शिक्षा नहीं रही, तो आज नहीं करना ये तो नहीं हो सकता, आज आवश्यकता है तो करो। धर्म के अनुसरण में समाज शिक्षा, कुटुंब शिक्षा का ज्ञान देने के लिए, व्यवस्था करने के लिए ये निर्माण करना होगा। अब विद्यापीठ तो किया, लेकिन इसका संचालन कौन करेगा, सरकार करेगी? बिल्कुल नहीं। समाज के श्रेष्ठी वर्ग माने धनवान लोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। धनवान लोग दान दे सकते हैं परंतु चला नहीं सकते हैं, उनका काम विद्यालय चलाना नहीं है। तो कौन चलाएगा फिर? तो घर चलाने वाले लोग ही चलाएंगे, उनको अनुभव है, और इसलिए कौन चलाएगा? तो हमारे शास्त्र कहते हैं, स्मृतियां कहती है, गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी ही घर होती है, घरवाली के बिना घर कभी बनता ही नहीं है, तो फिर वो गृहिणी चलाएगी। परंतु कौन सी गृहिणी चलाएगी? जो अब गृहस्थी से निवृत्त हुई है परंतु गृहस्थी का अनुभव लिए हुए हैं, ऐसी पितामही चलाएगी। घर तो पितामही की शिक्षा से चलेगा, परंतु समाज में कुटुंब शिक्षा भी, समाज में जो वानप्रस्थी गृहिणियां हैं, जो अब गृहस्थाश्रम से निवृत्त होकर पितामही बनी है, ऐसी अनुभव संपन्न, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, कार्य दक्ष, शरीर और मन से स्वस्थ,
बुद्धिमान ऐसी पितामही समाज के स्तर पर कुटुंब शिक्षा का संचालन करेगी। ऐसा पितामही विद्यापीठ हमें चलाना पड़ेगा। इस विद्यापीठ की देश भर में पुनरावृत्ति होगी। एक विद्यापीठ से नहीं चलेगा, हमको हजारों ऐसे पितामही विद्यापीठ चाहिए और इसके लिए लाखों पितामहियों ने इसके लिए काम करना होगा। देश भर में इसकी व्याप्ति होनी चाहिए। इसकी शाखा प्रशाखाएं वटवृक्ष की शाखा प्रशाखाएं बनकर देश भर में जब चलेंगी, तब जाकर हमारी समाज व्यवस्था और कुटुंब व्यवस्था को धर्म संस्कृति का आधार मिलेगा। ऐसी कल्पना करके अब हमारा पितामही विद्यापीठ का चिंतन कृति रूप कैसा होगा, इस दिशा में आगे बढ़ेगा। मैंने ये आवश्यक क्यों है, इसकी थोड़ी चर्चा, वर्तमान संदर्भों की चर्चा अभी इस सत्र में की है। आगे हम इसका कृति रूप और आगे 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 कैसे उद्घाटित होता जाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। अभी इतना ही कहकर मैं विराम देती हूँ। एक बात और कर देती हूँ। पितामही विद्यापीठ किसी एक जो अन्य विषयों के विद्यापीठ है ऐसे नहीं चलेंगे, वो संपूर्ण समाज की सहभागिता से चलेंगे। तो इसकी सदस्यता होगी। ये अध्येता तो बाद में आएंगे, छात्र बाद में आएंगे, पहले इसका संचालन करने के लिए सदस्य चाहिए। संचालन करने के माध्यम जो होंगे ऐसे कुटुंब चाहिए। तो पितामही विद्यापीठ की सदस्यता कुटुंब की होगी। कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बनेगा, कुटुंब ही सदस्य बनेंगे। ये पहला। और कुटुंब प्रमुख पितामही विद्यापीठ के लिए गृहस्वामिनी होगी। गृहस्वामिनी कुटुंब की सदस्यता प्राप्त करेगी, अपने सभी कुटुंबजनों की सहमति से कुटुंब इसका सदस्य बनेगा। कुटुंब का केंद्र बिंदु गृहस्वामिनी रहेगी। इस प्रकार से हम इस सदस्यता अभियान भी लेंगे। आप सब में से जो भी पितामही विद्यापीठ का सदस्य बनता है, वो अपने अपने घर की गृहस्वामिनी के को आग्रह करे कि हम इस विद्यापीठ के सदस्य बनेंगे। वह सदस्यता पत्रक यहाँ भेजेगी। ऐसे हमारा ये पितामही विद्यापीठ काम करने लगेगा। तो अभी मैं रुकती हूँ और आगे आगे हम धीरे धीरे इसको विस्तार से उद्घाटित करते जाएंगे। नमस्कार। है ना ताई, नमस्कार। गृहस्वामिनी जो कह रहे हैं आप, मतलब गृहस्वामिनी मतलब माता जी, मेरी माता जी, दादी नहीं, गृहस्वामिनी और गृहस्वामी तो जो कुटुंब प्रमुख है वही होते हैं। आपके माताजी और पिताजी यदि घर चला रहे हैं तो वे गृहस्वामी गृहस्वामिनी होंगे। देखो, ये संकल्पना भी जरा समझने की आवश्यकता है। स्त्री और पुरुष विवाह संस्कार से बंधकर पति और पत्नी बनते हैं, तो ये तो पति पत्नी है। फिर वो गृहिणी और गृहस्थ ऐसे बनते हैं। परंतु जब नए नए विवाह होकर वो गृहस्थ गृहिणी बनते हैं, तब घर का संचालन कौन कर रहा होता है? माता पिता कर रहे होते हैं। इसलिए वे गृहस्वामी और गृहस्वामिनी होते हैं और ये गृहस्थ गृहिणी होते हैं, परंतु उनकी छत्र छाया में वे गृह संचालन करते हैं। वो नई नई गृहिणी सासू माँ से बहुत कुछ सीखती है। नया नया गृहस्थ गृह संचालन अपने पिता से सीख रहा है। तो गृहिणी और गृहस्थ अपने माता पिता माने वे सही में गृहस्वामी गृहस्वामिनी होते हैं, उनसे सीखते हैं। फिर धीरे धीरे वो 10 वर्ष हो जाते हैं और एक दिन गृहस्वामिनी माने आपकी माता जी
अपने पल्लू में बंधी कोठार की चाबी खोलकर आपकी पत्नी के पल्लू को बांधती है। अपना गृह स्वामिनी का अधिकार वह पुत्र वधू को देती है। पिता अपने व्यवसाय की पगड़ी उतारकर पुत्र के सिर पर रखता है तो वह गृहस्वामी बनता है और अब ये वानप्रस्थी माता पिता बनते हैं। अब ये व्यवस्था तो हमने सब छोड़ दी, सब इधर उधर कर दी, परंतु वास्तव में इसी को प्रस्थापित तो करना है। इसलिए गृहस्वामी और गृहस्वामिनी वे हैं जो कुटुंब का संचालन करते हैं। संचालन तो सही है, तो मैं आज भी वही कर रहे हैं ना, मतलब ये जरूरी थोड़ी है जो घर चला रहा है या चलाना, मतलब ये हो गया। आपका मतलब क्या, घर चलाने से मतलब क्या हो जो वो अगर समाज में सामाजिक व्यवहार करना है तो घर की बड़ी बहू और बड़ा पुत्र ही करता है। अब ये अलग बात है कि वानप्रस्थी माता पिता कभी वानप्रस्थी होते ही नहीं हैं, तो फिर तो कैसे होगा? तो होना है ना, माता पिता को घर में रहकर वानप्रस्थी तो बनना है। वे कब बन पाएंगे? जब उनके पुत्र और पुत्र वधू गृहस्वामी और गृहस्वामिनी का कर्तव्य अपने ऊपर लेंगे। धीरे धीरे बात समझ में आएगी, थोड़ा चिंतन करो इसके ऊपर। घर में 4 भाई साथ में रहते हैं, माता पिता तो हैं, वे वृद्ध होने लगे हैं, और 4 भाइयों में से कौन गृहस्वामी और गृहस्वामिनी बनेगा इसका निर्णय तो माता पिता करते हैं और एक दिन पूरा दायित्व उनको दे देते हैं। जैसे एक राजा अपने पुत्र को पहले युवराज बनाता है, लेकिन एक दिन उसका राज्याभिषेक करके स्वयं निवृत्त हो जाता है, तब वो राजा का पिता होता है, राजा नहीं। राजा तो पुत्र ही होता है। जब तक वो राजा नहीं बनता तब तक वह युवराज है और पिता राजा है। परंतु एक दिन फिर योग्य समय देखकर पिता अपने युवराज पुत्र को राजा बनाता है, राज्याभिषेक करता है और स्वयं राजा का पिता बनकर रहता है, राजमाता बनकर रहती है। लेकिन अब राज्याभिषेक तो पुत्र और पुत्र वधू दोनों का एक साथ होता है। वह सम्राट होता है, ये साम्राज्ञी होती है। वह राजा होता है, यह रानी होती है। स्नेहा मिश्रा जी, कुटुंब का भी एक संविधान होता है। जी नमस्ते, मैं देवाशीष बोल रहा हूँ रांची से। ताई प्रणाम। जो व्यवस्था थी हमारी कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, एक पूरा समाज, एक गांव समझिए, वहां हजारों लोग रखती है, एक व्यवस्था में एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं और क्रमशः उद्भव की ओर बढ़ रहे हैं। उस व्यवस्था में कहीं हम समय आया कि जन्म आधारित वह व्यवस्था होने लगी। उस पर भी सुनाई दे रहा है, बीच बीच में कट जाता है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक बहुत सुंदर समाज कई वर्षों, हजारों वर्षों तक चला होगा। हाँ, बिल्कुल सही। आगे चलकर जन्म आधारित व्यवस्था बनी, उस मोमेंटम में भी वह समाज हजारों वर्षों तक चला। आते आते व्यवस्था ऐसी आई कि संविधान की व्यवस्था ने एक अलग तरह का स्वतंत्रता दिया। धर्म की व्यवस्था कहीं न कहीं ढीली पड़ी और इस बीच में जो संसाधन या फिर समाज या फिर जो बाजार है वो भी बदला, तो आजीविका की सुनिश्चितता भी प्रभावित हो गई। जी हाँ। अब स्थिति ये आ गई कि अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसमें प्रथम कारण उसका धनोपार्जन, द्वितीय कारण उसकी प्रेरणा, जो उसका वर्ण है वही कहीं न कहीं उसे प्रेरित करता है। तो इस और तीसरा जो लिमिटेशन है
कि संवैधानिक व्यवस्था के पास सभी के लिए आजीविका की सुनिश्चितता का वातावरण भी नहीं है। तो इसमें एक केओस दिखता है, एक हाँ संभ्रम दिखता है। तो जी। कहीं न कहीं जब समाज पूरी तरह सांगोपांग यह निर्णय करेगा कि हमें एक व्यवस्था चाहिए, चलो ठीक है, हम्म, नई व्यवस्था में हम कर्म हम्म, आधारित ही व्यवस्था स्थापित करना चाहते ठीक हैं। बात है। हाँ, ठीक तो बात तो है। तो ऐसी कल्पना दिखती है, तो ये कैसे होता प्रतीत होता है? आप दिग्दर्शी हैं, कुछ बताएँगे? धन्यवाद। हाँ, जी, आपने एक बात कही वो बिल्कुल सही है। आज केओस है, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमने पुरानी व्यवस्था का तिरस्कार कर करके उसको तो छोड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया, लेकिन नई व्यवस्था नहीं निर्माण की ना, तो जिसको जो मन में आता है, जैसे होता है वैसा सब होता है। और उसमें फिर अब्राहमिक थिंकिंग वाले शास्त्र आ गए और उसकी शिक्षा होती है। तो सारा केओस तो वैसा का वैसा रहा है और अव्यवस्था है, अराजक है, कुव्यवस्था है। और इसमें कोई किसी का भला होता है ऐसा तो है ही नहीं, रोजगारी की सुनिश्चितता होती है ऐसा भी नहीं है, संस्कारों की रक्षा होती है वह भी नहीं है। बेचारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं, मनोस्वास्थ्य ठीक नहीं, सुरक्षा नहीं, भय है, आशंका है। तो ये इसका तो वर्णन जितना करो उतना कम है, लेकिन ऐसा वर्णन करने से हमको कोई फायदा नहीं है। हमें नई व्यवस्था के बारे में विचार करना होगा और उसके लिए हमें आधारभूत तत्व के रूप में कौन से सूत्र अपनाने पड़ेंगे वो तय करना होगा। और इसीलिए तो ये पितामही विद्यापीठ शुरू हुआ है, इसीलिए तो हम व्यास विद्यापीठ की कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए तो राम विद्यापीठ की संकल्पना को हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हाँ, इसका उत्तर धर्मानुसारिणी शिक्षा यही है। तो धर्म को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, शिक्षा को भी स्वीकार कर रहे हैं। जब शिक्षा धर्मानुसारिणी होगी फिर ये नई व्यवस्था बताएगी और साथ साथ में नई व्यवस्था के मॉडल निर्माण करेगी, तभी होता होगा। उदाहरण के लिए अर्थकरी शिक्षा, ग्राम केंद्रीय अर्थव्यवस्था, ये जब तक हम सिखाएंगे नहीं विद्यालयों में और नए मॉडल निर्माण नहीं करेंगे तब तक तो कौन समझेगा भी और कैसे सुरक्षित होगा भविष्य। तो शिक्षा और धर्म ये दो व्यवस्थाएं हैं, वही इसके आधार रूप हैं और हम उसी मार्ग का अवलंबन करके ये प्रयास कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आज के आज कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना मामला उलझा हुआ है। इस उलझन को समझो, इस उलझन को ऐसे 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 करके खोलो, फिर इसके लिए कैसे पुनर्व्यवस्था होगी इसका चिंतन करो, इसकी स्पष्टता प्राप्त करो और फिर कृति में उतारो। तो 25 साल तो लगते हैं इसके लिए। यदि हमें एक मॉडल खड़ा करना है तो कहीं पर खड़ा कर देंगे, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तो भी एक 10 साल में 20 साल में हम खड़ा कर देंगे। पर पूरे समाज के लिए करना है तो फिर आपको 50 वर्ष का 60 वर्ष का विचार तो करना होगा, 2 पीढ़ियों का विचार तो करना होगा और 2 पीढ़ियों के लिए धैर्य तो रखना होगा। धैर्य के बिना नहीं होगा, एकदम झुंझला जाएंगे कि ये तो होता ही नहीं है, ये कोई करता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, करने लगेंगे और करने से होने लगेगा। तो ऐसे 5-50 वर्ष का मामला तो ये है देवाशीष जी। भाई आपने स्वभाव का कहा, अपन जब परिचय दे तो अपन कुल का दें, गोत्र का दें, अपने हाँ हाँ पितामह का दें, पिता का दें। स्वभाव की भी एक हाँ बात करें, स्वभाव का भी परिचय लोग देते हैं या देते हाँ। थे पहले? क्या ये भी संभव है, स्वभाव का परिचय देना चाहिए? वो इतना इतना संभव नहीं होता था लोग, क्योंकि लोग अपना स्वभाव इतना स्पष्ट रूप से जानते भी नहीं थे और अपना मेरा स्वभाव कैसा है वे आसपास के लोग मेरे से अधिक अच्छा जानते हैं।
क्योंकि मैं तो कभी नहीं कहूंगी कि मैं तनाव में रहती हूँ, मैं चिड़चिड़ापन बहुत करती हूँ, मैं तो नहीं कहूंगी, लेकिन आसपास के 10 लोगों को ठीक से पता होता है। तो स्वभाव के बारे में वो बताते नहीं, परंतु स्वभाव के अनुसार कर्म की व्यवस्था होती थी, वृत्ति की व्यवस्था होती थी। स्वभाव पहचानने का एक बहुत बड़ा विकसित शास्त्र हमारे यहाँ है और उसका अवलंबन होता था। तो फिर उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं भी होती थी, लेकिन उसका उल्लेख मेरे परिचय में मैं नहीं करूंगी। मैं बहुत धर्मशील हूँ, कैसे कहेंगे? वो तो जरा अपनी ही प्रशंसा करने जैसा हुआ। मैं बहुत कंजूस हूँ, कैसे कहेंगे? वो तो अपने ही दोष को उद्घाटित करने जैसा हुआ। इसलिए स्वभाव गुण दोष के बारे में बहुत नहीं बताया जाता था। ऐसे लोग कहते थे कि मेरे अल्प ज्ञान के अनुसार मुझे ये समझता है। सब सुनने वाले जो समझते हैं कि ये अल्प ज्ञानी नहीं है, ये वास्तव में महाज्ञानी है, तो भी वो विनम्रता से अपने आप को अल्प ज्ञानी कहता था। तो ऐसे स्वभाव का परिचय देने की अलग से पद्धति होती थी। समय हुआ है ताई जी, तो अभी यहीं पर पूर्ण करेंगे। हाँ ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः।